खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। अगर मन में कुछ कार्य करने की लगन बहुत मजबूत हो तो कोई भी कारण राह में बाधा नहीं बन सकता। इसे साबित किया है हमारी आज की तेजस्विनी ने, जो पेशे से एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ हैं और 37 साल तक वो एएनएम के तौर पर एक स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर कार्य करती रही हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति ऐसी निष्ठावान रही हैं कि 8-8 किलोमीटर तक चलकर जाती रहीं, सिर्फ इसलिए कि उनके क्षेत्र का कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटे ना। यही नहीं बल्कि लोगों की बेरुखी भी सही, उन्होंने लोगों की तीखी बातों को भी दरकिनार किया, लेकिन इस सब के बावजूद लगातार अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रही। जहां जहां ये एक स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर तैनात रही, वहां वहां टीकाकरण की दर 90% को पार कर गई। हमारी आज की तेजस्विनी है स्वास्थ्य कर्मी एएनएम माधुरी मिश्रा। कर्तव्य परायण, निष्ठावान, ईमानदार, मेहनती, ये मात्र शब्द नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य कर्मी एएनएम माधुरी मिश्रा के व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले वो गुण हैं जिनकी बदौलत उन्होंने 37 सालों में जाने कितने ही परिवारों के बच्चों को वक्त पर टीकाकरण कर उन्हें खतरनाक बीमारियों से बचाया। 1983 में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के 5 सालों बाद एएनएम बनी माधुरी मिश्रा को आम जन में वैक्सीनेशन के प्रति अज्ञानता और भ्रांतियों से जूझना पड़ा। घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें 8-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। वैक्सीन, करियर और अन्य सामान को ले जाने में माधुरी के पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके अटल और निरंतर प्रयासों से वो लोगों का विश्वास जीत ही लेती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जहां जहां भी माधुरी ने काम किया, उन क्षेत्रों में टीकाकरण 90% के पार पहुंच गया। पिता के देहांत के बाद आर्थिक तंगी के चलते कपड़े सिलाई कर अपनी फीस के पैसे जमा किए, लेकिन हर संघर्ष से पार पाते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज सेवा के अपने लक्ष्य को हासिल भी किया और जिया भी। कोरोना काल में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं देती रही और फ्रंटलाइन वर्कर्स और अन्य लाभार्थियों के कोरोना टीकाकरण में भी अहम भूमिका निभाई और अब सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी सेवाएं देने को तत्पर है। निस्वार्थ भाव से जन जन के स्वास्थ्य को समर्पित स्वास्थ्य कर्मी एएनएम माधुरी मिश्रा हैं हमारी आज की तेजस्विनी। माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। नमस्कार जी। आपने माधुरी जी देखें तो लगभग 37 साल बिताए हैं एक एएनएम के तौर पर, एक स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर। आपने जाने कितने ही लोगों की सेवा की है। अब तो आप हाल ही में रिटायर भी हुई हैं। इन 37 सालों को मुड़कर देखती हैं तो क्या लगता है, कैसे गुजरे ये 37 साल? बहुत अच्छे गुजरे और बहुत सुकून मिला मुझे, और आगे भी लगता है कि मैं इस कार्य को करूं। अच्छा, यानी आपको संतोष महसूस होता है? बहुत से चेहरों पे मुस्कान लाई होंगी आप। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा जीवन में। और अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी हॉबी है कि नहीं, अभी भी मैं करूं और करूं और करूं। अच्छा। वैसे आप सब स्वास्थ्य कर्मी एएनएम्स, आप लोग तो हमारे वो कहते हैं ना फुट सोल्जर्स हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक, दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं आप स्वास्थ्य कर्मी। लेकिन आप एएनएम ही क्यों बनना चाहती थी? एएनएम इसलिए बनना चाहती थी कि मैं स्वास्थ्य सेवा करना चाहती थी, स्वास्थ्य से जुड़ना चाहती थी। तो जिंदगी में क्या कोई ऐसा कारण रहा कि आपका रुझान इस तरफ रहा? मैं एएनएम को लोगों को देखती थी कार्य करते हुए, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, मुझे भी ये कार्य होना चाहिए, ये कार्य मुझको भी करना चाहिए। लोग जाते हैं, मरीजों को ठीक करते हैं, दवाइयां देते हैं, तो इन चीजों को देखकर मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी ये कार्य करना चाहिए, मुझे भी एएनएम बनना चाहिए।
अच्छा, लेकिन आपका ये रास्ता आपने जो चुना ये आपके लिए आसान तो नहीं रहा। क्या कुछ दिक्कतें रही आपकी एएनएम बनने के सफर में? दिक्कतें एएनएम बनने के समय इसलिए हुई कि थोड़ा-सा हमारे पिताजी बीमार हो गए थे और हालतें कुछ अलग होती चली गईं। उनकी स्थिति का हमारे यहाँ की स्थिति काफ़ी डाउन हो गई और पिताजी की भी इसमें हमने पहले जाना चाहती थी, ये मैं ट्रेनिंग कर लूँ ये वाली, पर हमारे पिताजी की इसमें अनुमति नहीं मिल पाई। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करने देंगे। तो फिर उनके न रहने के बाद मुझे काफ़ी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, ये कर कर के फीस जमा किया, इंटर पास किया। उसके बाद में फिर हमने इस ट्रेनिंग को वो किया, ट्रेनिंग पे गई मैं इसमें। अच्छा, और ट्रेनिंग के बाद आप खुद एक एएनएम बन गई। जी, जब आप एएनएम बनी तो उस वक्त का दौर अगर हम देखते हैं तो माधुरी जी वो 1980 का 70 का दशक था। 1978 तो वो साल था जब हमारे देश में ही राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उसके जी, लगभग 5 साल बाद आप एएनएम बनी थी और ये वो जी, दौर था जब देश में स्मॉल पॉक्स महामारी भी फैली हुई थी। टीकाकरण को आगे बढ़ाया जा रहा था। आप अपने हुँ। अनुभव के ज़रिए आपसे जानना चाहते हैं, कैसा था वो दौर? क्या मुश्किलें थी उस वक़्त की? उस वक़्त मुश्किलें अज्ञानता की बहुत ज़्यादा थी। लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि टीका क्या चीज़ होती है, बीमारी क्या चीज़ होती है, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें ये था कि बस ये बीमारी हो गई, कोई बात नहीं है, थोड़ा इलाज-विलाज कराए हो तो ठीक हो गया। पर टीके के बारे में उन लोगों को कोई भी महत्व नहीं देते थे। ये कहते नहीं, हम तो बीमारी होगी तो हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। इलाज करा लेंगे हम और वैद्य को दिखा लेंगे, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन आप लोगों परंतु के लिए तो चुनौती बहुत बढ़ गई होगी एक स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर। कैसे समझाती थी आप लोगों को? क्योंकि जहाँ-जहाँ आप गईं, आपने काम किया, वहाँ हमने देखा है कि टीकाकरण की दर बहुत कम थी, लेकिन आपके जाने और काम करने से वो 90% तक पहुँच गई। कैसे जी, समझाती थी? क्या लोगों के बीच में ऐसी क्या डर था टीके को लेकर? हुँ। क्या अनुभव थे आपके? टीके को लेकर उनको ये था कि हमें बुखार आ जाएगा, बच्चे को तकलीफ बढ़ जाएगी और इससे ऐसे क्यों क्या होता है, इससे कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे को और परेशानियाँ बढ़ जाएँगी, आप क्यों लगा रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? और इस तरह की वो लोग बातें करते थे। परंतु हमारा ये था कि नहीं, हमें उनको अच्छे से समझाना होता था, उनको ठीक से बात करती थी और उनसे बताती देखो इस बीमारी से ये टीके लग जाएँगे, तो इस बीमारी नहीं हो तो कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं समझते थे, 2 बार 3 बार दौड़ाते थे, भगाते थे। नहीं, नहीं जाओ, जाओ हमारे यहाँ से दरवाजे से निकल जाओ। पर कुछ जैसे फिर भी मैं सोचती थी अरे हम एक बच्चे को भी सैचुरेट कर दूँगी, एक बच्चे को भी लगा दूँगी, तो हमारा कुछ होगा। तो क्या जब उनके कुछ ऐसी महिलाएँ होती जो उनको बहुत अच्छे से समझाते थे देखो ये चीज़ ऐसे इलाज है, इसको हम ऐसे करेंगे, इससे हम इस दवा लेंगे, आपका इसका फ़ायदा नहीं होगा तो इससे नुकसान भी नहीं होना है, इसका आपको फ़ायदा ही होना है। आप इसको लगाइए, आपकी इम्यूनिटी पावर, इसके अंदर आपकी ताकत, बीमारी लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी, तो उस बच्चे को बीमारी नहीं होगी, इस बच्चे को बच जाएगा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। तो धीरे-धीरे करके जैसे मैंने एक को लगाया, उनको कुछ महसूस हुआ, हाँ, ठीक है बहन जी ने लगा दिया। फिर जैसे उनको भुलाना होता था मुझे थोड़ा-सा, उनको दिमाग को हिलाना होता था, भई देखो हमने ये लगा दिया है। तो उनके दिमाग में जब तक ये होता था इन्होंने लगाया है, ये हमें फिर आगे तंग करने के लिए, तो उनको थोड़ा रिपीट करने के लिए थोड़ा वो कर देते, उनको थोड़ा ठंडे दिमाग को ले आती थी। फिर दोबारा जाती थी, फिर उनके पास गए, फिर ऐसे करके अच्छा देखो हमने उनको लगवा दिया, फिर उनको थोड़ा-सा उनको दिमाग को चेंज करना पड़ता था और लोगों को बताती थी, देखो वहाँ के उस गाँव के लोगों ने उन्होंने टीका लगवाया था। आप चलिए तो पूछवा दूँ जाके, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो वो लगवाते थे। ऐसे करके बीच-बीच में उनको दिमाग को उनको चेंज कर के इधर से उधर डेवलप करके उनको लगवाते थे, ताकि उनके दिमाग में ये भी हो जाए कि टीके लग रहे हैं और मैं उनको मतलब उनको एक तरह से समझाना कि उनको एक तरह से दिमाग को कूल माइंड करके लगाना हुँ। पड़ता था। ये कहना पड़ता नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अच्छे से लगवाइए। तो कहते अरे बहन जी तुम्हारी तो तरक्की होनी है, आप
क्यों आए हो बार बार, अरे तुम लिख ले जाओ, हमारे वैसे ही लिख लो, हमने लगा दिया टीका, हम कोई आएगा तो हम कह देंगे। हम कहा नहीं, इससे हमारा फायदा नहीं होगा, हमारा हमें जमीनी तौर पे चलना है। हम यानी आपने आप कह दिया, हमने लगा ईमानदारी दिया। से अपना काम करना चाहती थी और आपने इसको उसी हम्म, तरीके से किया। लेकिन माधुरी जी, आप तो बहुत दूर दूर के क्षेत्रों तक भी जाती थी और आप 8-8 किलोमीटर तक चलकर जाती थी ताकि बच्चों को टीका लगा सकें। मुश्किल नहीं होता था? क्योंकि देखें तो हाथ में कितना सामान होता होगा, आपका वैक्सीन करियर भी पकड़ना होता होगा, अपना सामान भी पकड़ना होता होगा और सामान भी होगा। मुश्किल नहीं होती थी? मुश्किलें होती थी पर उसमें आनंद आता था, अच्छा। अच्छा लगता था। इसलिए अच्छा लगता था कि हम एक बच्चे को बीमारी से, जानलेवा बीमारी से हम उसको बचा रहे हैं। यदि हम बच्चे को बचा देंगे, वो बच्चा स्वस्थ होगा, इससे बढ़कर मेरे लिए जीवन में कोई वो नहीं है, मूल्य नहीं है। मैं ये सोचती हूँ, मेरे से बढ़कर बच्चा है, और बच्चे को हम वहां तक पहुंच के हमने उसमें लगा दी। उनकी डांट भी खानी पड़ती थी मुझे, कभी कभी बहुत डांट खानी पड़ जाती थी। आ गई टीके लगाने के लिए, मैं तुम्हारी साड़ी फाड़ दूंगी। लेडीज ज्यादा उल्टा सीधा बोल जाती थी कभी कभी, परंतु मैं कहती थी नहीं, हमें ये कार्य करना चाहिए। हमें इनको तक, इनके दिमाग में पहुंचाना कि स्वास्थ्य कोई चीज होती है। क्योंकि हमारी बीमारी हो गई, हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। हमको समझाते हैं तो देखो, आप बीमार हो जाते हो, डॉक्टर को दिखाने आते हो, आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। ये आपकी बीमारी से बचाने का टीका है, आप इसको लगवाइए। आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ये जानलेवा बीमारी है। इसको लगाने से आपके बच्चे को ये बीमारी आपकी बचेगी, और के पड़ोस के बच्चे को, आपकी बच्ची को बीमारी नहीं हो पाएगी। आपका बच्चा सोशल वर्क करेगा, उस तरह से लेकिन उनको माधुरी जी, बहुत आपने तरीके। जैसे देखें तो 1983 से काम शुरू किया, उसके बाद तो कई दशक बीत चुके हैं, हालत बहुत सुधरी है हमारे देश में, एक तस्वीर बदली है टीकाकरण की। कौन कौन से जी। स्थान है जहां आपकी पोस्टिंग हुई और वहां किस किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती रही? सबसे कठिन मेरा 83 ज्वाइनिंग मेरी बाह में हुई थी, और वहाँ का दौर बहुत ही कठिन रहा मेरा। और 10 साल लगभग मैं बाह तहसील में रही। तो वहां पर मेरे को कच्ची सड़कें थी, सुनसान वीरान सड़कें हुआ करती थी। उस वक्त कोई एक आध लोग निकलते थे, नहीं निकलते थे, काफी मतलब वीरान टाइप का होता था गांव में। फिर भी हम जाते और करते थे। और उसके बाद में 10 साल तो मेरे इस तरह से गुजरा, वहां बाढ़ की स्थिति बहुत खराब थी। जब मैं उसके बाद में 10 साल के बाद मेरी ट्रांसफर फतेहाबाद हुआ। फतेहाबाद में थोड़ा सा, यहाँ पर भी जब मैंने यहाँ का स्थिति देखी, यहाँ पर आई, तो यहाँ पर भी वही स्थिति थी जो वहाँ की थी। यहाँ के लोगों को भी टीकाकरण का ज्ञान नहीं था। तो मैं जब वहाँ क्षेत्र में घूमी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। हमने कहा देखो, मैं इतनी दूर वहां रही तो वहाँ के लोगों को टीका लगाया, लोगों को ज्ञान हुआ। यहाँ के लोगों को, बच्चों को टीके का ज्ञान ही नहीं, औरतों को ज्ञान ही नहीं कि टेटनेस क्या होता है, टीका क्या होता है। मुझे हम्म। बड़ा आश्चर्य, मैं गाँव में घूम करके फिर मैंने किया। तो कुछ लोग बोले हाँ हाँ, बहन जी, एक बहन जी आती थी, वो टीके लगा जाती थी, लगाती होंगी। खैर, जब मैंने उनके घर घर घूम करके मैंने सर्वे किया, तो टीकाकरण मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि अरे ये तो टीकाकरण नहीं है। तो मुझे अंदर से बड़ा दर्द महसूस हुआ। और मैं फिर वहां पर घर घूम घूम करके उनको समझा समझा करके हमने उनके यहाँ टीके लगाने शुरू किए। टीके हम्म। लगाने शुरू किए, और उसमें हमारे काफी, उन लोगों ने बहुत तंग भी किया, परेशान भी किया, लौटा देती थी अरे जाइए जाइए, भाग जाइए यहाँ से, करती थी। परंतु फिर भी धीरे धीरे करके वहां में हमारा काफी। और यहाँ तक कि मैंने जब मुझे थोड़ा सा अंदर से ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये जो कल्पना हुई, जो आज साकार हो रही है, मैं जी। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जो मैंने कल्पनाएं की उस वक्त, वो सारी साकार हुई। क्योंकि उस जी। वक्त मैंने ये सोचा कि एक महिला यदि यहाँ की जानकारी वाली हो, जैसे मैंने अपने आप ही रिसर्च किया हो उस वक्त। तो जब मैं वहां आई, वहां फतेहाबाद में, तो मैंने क्या किया कि मैंने वहां की दूर में, बहुत दूर होता था, जाते जाते मैं परेशान हो जाती थी, बहुत दूर होता था। तो मेरे दिमाग में यही, ऐसा ना हो यहाँ की बड़ी बुजुर्ग कोई महिला ले ली जाए, तो कि हम उसका सहयोग पाए, कौन सी गर्भवती है, कौन सा बच्चा है, तो उसको जानकारी होगी। तो बोले, हमने उसको, उस महिला को लिया और पकड़ा। तो बोली, बहन जी, अरे हमने कहा नहीं, हमारे साथ काम करवाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा।
और मैंने उसको लेके अब जब उसको जाने लगती हूँ कहते अच्छा ये लो, तो हम तुम्हारे खर्चे का पैसा देंगे, तुम टेंशन मत लो, तो हमारा अच्छा, टीकाकरण करवाओ बस। तो मैं उनको लेकर अच्छा। के जाती थी, घर घर जाती, बहन जी जा घर में बच्चा है, जा घर में बच्चा है, तो मुझे उससे और ज्यादा सपोर्ट, मेरे अपना दिमाग चला और मैंने उसका मैंने फायदा उठाया दी। पर जब मैंने किया तो बड़ा अच्छा लगा, मेरा जो टीकाकरण का परसेंटेज मेरे इस जगह से और मेरा बढ़ गया, क्योंकि यानी वहां आपने की एक महिलाएं जब स्ट्रैटेजी मुझे बनाई और वो रणनीति पकड़ने लगी। आपकी कारगर साबित हुई और ये रणनीति के साथ आपने हाँ, काम को आगे बढ़ाया। हाँ, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि आ पाया। सुनसान सड़कें होती थी, दूर-दराज के इलाके होते थे, कच्चे रास्ते होते थे, ये सब दूर क्षेत्रों में आपको ये समस्याएं आती थी। कभी आपको ऐसा भी होता था कि रात को जाकर दूर-दराज के गाँव में कि वापसी का ही टाइम नहीं रह गया, बहुत लेट हो गए, कभी रुकना भी पड़ता होगा रात को, कभी ऐसी मुश्किलें भी आई? आई आई थी, कई बार ऐसा हुआ कि एकदम शाम हो गई और मेरे पास वैक्सीन कैरियर वो था, तो खैर इतना मेरी जान पहचान लोगों से हो गई थी, महिलाओं से अच्छा वो हो गया था। तो बोली बहन जी आप मत जाओ, अब शाम हो गई है, खतरा है, डर है। तो उन्होंने अपने घर में रोक भी लिया, सुला भी लिया, अच्छे से रहे, उन्होंने खाना भी खिलाया प्यार पूर्वक। और फिर दूसरे दिन फिर मॉर्निंग में मैं आई। ऐसा भी हुआ, कभी कभी हुआ ऐसा, ऐसा भी। यानी देखो स्वास्थ्य कर्मी के परंतु तौर ये पे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी वहां पर, कि मुझे वहां के लोगों से मुझे प्यार भी मिलने लगा। जब मैं वहां जाने लगी, जब उनके उसमें तो लोग, कुछ लोग ये कहते थे, देखो बहन जी हमारी वजह से तो आ रही हैं। कुछ लोग इनके दिमाग में ये भी सिंपैथी आने लगी धीरे धीरे, कि बहन जी हमारी वजह से आ रही है, देखो हम इतना चिल्लाते हैं, बाद में उनको हमारी जो बाद में जो सब मिला, तो बोले यार बहन जी आपको हमारे ऊपर गुस्सा नहीं आती, आप हंसती रहती हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा ये फर्ज है। अच्छा, क्या बात है। आपको देखकर और महिलाएं प्रेरित नहीं होती होंगी गाँवों की कि हमें भी आपके जैसा बनना है, स्वास्थ्य कर्मी बनना है? उस वक्त तो वहां तक तो नहीं था। वहां में तो काफी रूढ़वादी लोग थे, घूंघट करना होता था। पर फतेहाबाद में कुछ लोग कहने लगी थी महिलाएं कि बहन जी हमें भी अपने साथ में ले लिया करो, हम भी आपका कैरियर लटका लिया करें, बोलने लगी थी। यहाँ पे फतेहाबाद में कुछ लोग बोलने लगे थे, कहते हमारे लायक कोई कार्य हो तो हमें भी बताइए, इस टाइप की बातें होने लगी थी। तो ये चीजें यहाँ पर फतेहाबाद में आकर हुई थोड़ा। लेकिन ये यहाँ माधुरी जी आपके का अपने परिवार पर भी क्या इसका कुछ असर पड़ा? यानी आप क्या अपने परिवार को वक्त दे पाती थी क्या? बच्चों को वक्त दे पाती थी क्या? परिवार से किस तरह का सहयोग आपको मिला? बच्चों को सुबह तैयार होके हमारा भागम भाग की जिंदगी रही। सुबह जल्दी उठते थे, जैसे 4 बजे उठ गई, जल्दी जल्दी नहाए धो, थोड़ा बहुत बनाया बनाया, खाया नहीं खाया नहीं खाया। तो ऐसा ही होता था। कभी क्या होता था, हमारा थोड़ा दो चार पराठे सेके या थोड़ी सब्जी बनी, भागते भागते जैसा होता है। कभी कभी तो टिफिन भूल भी जाती थी, खाना भी नहीं जा पाते थे, रास्ते में दिक्कत आ जाती थी कभी कभी इतना। तो वहां पे कहीं जैसे हुआ, मार्ग में कुछ फल अमरूद वगैरह मिल गए, इस टाइप की चीजें खा के रहना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ, शाम को लौट के आके आना, फिर आके बच्चों के लिए खाना बनाना, रात को 11-12 बजे सोना। तो लोग अच्छा। अड़ोसी पड़ोसी भी कह देते थे भाभी जी कितनी मेहनत करती हैं। ये बड़ी बताओ। तपस्या वाला जीवन रहा, वाकई कहना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए ये कहा जाता है माधुरी जी कि आप बैठती नहीं थी स्वास्थ्य केंद्रों में, आप घूमती रहती थी, लोगों को बताती रहती थी, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करती रहती थी। बहुत मेहनत का काम रहा ये, है ना? ये मैं मुझे ये लगता था कि मतलब किसी तरीके से हमें एक तो इसमें कई चीजें टच हो जाती थी मेरी। एक तो मेरा टीकाकरण भी हो जाता था, दूसरा हमारी फैमिली प्लानिंग का भी जैसा होता था, गर्भवती माताएं हैं, वो ये है, तो उनसे हम टच हो जाते थे। जब हम गर्भवती माताओं के पास गए, उनको जानकारी खाने पीने की, ये खाना है ना, जब हम उनसे घुल मिल जाएंगे थे, उनके पास बैठ के उनके अच्छे से बात करते थे, तो थोड़ा उनके अंदर जो जो महिलाएं थी, उनको मेरे से अपनापन महसूस होने लगा था। हम्म। जी। चलिए आपसे माधुरी जी बात यहाँ पर जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहें तेजस्विनी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी तेजस्विनी है एक स्वास्थ्य कर्मी एएनएम माधुरी मिश्रा। माधुरी जी, आपने अपने सफर के बारे में हमें बताया, जिससे हमें ये जानने का मौका मिला कि हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मी महिलाएं कितनी तरह जमीन पर किस तरह की चुनौतियों से जूझ रही हैं। लेकिन अगर हम कोरोना काल की बात करते हैं तो भी हम पाते हैं कि इस समय भी आप बैठी नहीं, आपने कोई छुट्टी भी नहीं ली, आप लगातार काम में लगी रही। कैसा रहा आपका अनुभव कोरोना काल का? कोरोना काल का भी अनुभव बहुत अच्छा था। और उस वक्त ऐसा लगता था कि नहीं, हमें उन लोगों तक जा करके ये समझाना है, आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस करना है। और जैसे कि उनको हर जैसे जाते थे, सर्वे करते थे, सर्वे होता था, सर्वे करते थे, उनको समझाते थे। तो उस वक्त भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। मैं कहती थी यदि हम किसी को काम करते करते यदि हम अपनी जीवन जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। मतलब हमें जैसे लॉकडाउन ये में लोग घरों में रहते थे, लोगों को होता था किसी से बात ना करो, किसी के पास मत जाओ, अपने आप घर के अंदर रहो, अपने आप को सुरक्षित रखो। कोरोना का डर इतना ज्यादा होता था लोगों के मन में। आपको कभी ये डर नहीं लगा कोरोना को लेकर? आप तो निकल जाती थी सड़कों पर। हाँ, मैं बस अपने ध्यान इतना रखती थी, मास्क लगा लिया, हाँ, हाथ हैंड वॉश करती थी, ये सब करती थी। और मुझे ये और बच्चे भी हमारे कहते थे मम्मी, उनका नहीं बेटा, हमें हमें स्वास्थ्य के प्रति हमने इतना अच्छे कार्य किए हैं, तो हमें कुछ नहीं होना है। और होना है तो हमें वैसे भी हो जाएगा, घर बैठे भी हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये सोचती थी। बच्चे भी कहते थे, और मैंने बच्चों से कहा नहीं बच्चों, आप लोग भी सबकी हेल्प करो। मैं अपने बेटे से भी कहती थी यदि किसी को कोरोना है आसपास है तो उनको सामान लेके दे आओ, उनको खाने पीने की चीज दे आओ, ताकि हमको बड़ी संतुष्टि मिलती थी। मैंने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए। लेकिन माधुरी जी, कोरोना के वक्त भी हमने देखा, जैसे आपने कहा इतने सालों पहले, 37 साल पहले भी इस तरीके की भ्रांतियां लोगों के मन में थी टीके को लेकर। कोरोना के वक्त भी हमने देखा है कि कोरोना के टीके को लेकर भी भ्रांतियां लोगों के मन में, सवाल आशंकाएं उठ रही थी, तो उनका भी जवाब आपको देना पड़ा होगा। जी, जिसको मैंने टीके लगाए उसको मैं जगाती रही, जागरूक किया कि दूसरा टीका भी आपको लगवाना है, तभी आपको पूरा पूरा फायदा होगा। दूसरी चीज मैंने ये समझा, सोशल डिस्टेंस, मास्क, इसके बारे में बताया। और जब तक सेकंड डोज नहीं लग जाती है आप तब भी खतरे से बाहर नहीं है, हर चीज बताया। परंतु कुछ लोगों के दिमाग में भ्रांति आती है, नहीं टीका बेकार है, इससे ये नहीं है वो नहीं है। हम कहा नहीं ना, उसको बुखार आना है ना कुछ होना है, नॉर्मल इंजेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने खुद भी तो टीका लिया है ना, आप खुद एक स्वास्थ्य हाँ, कर्मी हैं, पहले चरण में आपको हाँ, भी मैंने टीका लिया। लगा होगा। हाँ, मैंने लगवाया, 4 तारीख को लगवाया था। अच्छा। दोनों टीके मेरे कंप्लीट हो गए हैं। एक अच्छा, बहुत रिटायर्ड होने बढ़िया। के बाद हुआ, जी एक, जी, जी, तो यानी आप दोनों टीके मैंने कह कंप्लीट। सकते हैं, वो जैसे हम नाम दे रहे हैं वैक्सीन वॉरियर, आप हाँ। कोविड योद्धा भी हैं और वैक्सीन योद्धा भी हैं। लेकिन चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी याद आपके जहन में जो आप हमारे साथ साझा कर सकती हैं, जिससे लोगों को ये पता चले कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं किसी के जीवन में। एक बार मुझे याद है कि एक मैं फील्ड में टीका लगा रही थी। टीका लगाने के बाद मैं शाम को उसके दरवाजे से उसके घर के दरवाजे से निकलती हुई गई। और मैंने उससे पूछा, आपने बच्चे को टीका नहीं लगवाया? कि नहीं बहन जी, मुझे नहीं लगवाना है और कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, आप बेकार की बातें कर रही हैं, आप जाओ। मैंने कहा ठीक है। हम कहा अच्छा ठीक है, आप नहीं लगवा रही तो कोई बात नहीं, दवा के पोलियो की दवाइयाँ वगैरह पिलवा लिया करो। कि नहीं अभी तो नहीं, अगली बार आएंगी तो हम पिलवा लेंगे, अभी हम नहीं कुछ करवा रहे हैं क्योंकि हमारा बच्चा परेशान होगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं वहां से चली आई। फिर दूसरे दिन वो औरत रोती हुई मेरे पास में आई और बोली, बहन जी। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? कि मेरे बच्चे को तो पोलियो हो गया है, लकवा मार गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि देखो मैं आपसे समझा रही थी ना कि टीके लगवा लो, आपने टीका नहीं लगवाया। आप बताओ, मेरे हाथ में तो दवाई देना है पर हमें इसका इलाज करना तो नहीं आता है। सरकार आपके पास दवाई भेज रही है, आप दवाई नहीं इस्तेमाल कर रही हैं। तो मेरी अब मैं क्या करूं? हम कहा आप ऐसा करो, सीधे अस्पताल जाओ और उनको दिखाओ, ये बताओ कि भाई ऐसे ऐसे इसको पोलियो हो गया है।
और बहुत रोने लगी, बहन जी मुझे माफ कर दो, हमने टीका नहीं लगवाया है, हमने पोलियो। उस वक्त मुझे वो दिन याद आए, और वो फिर इतनी शर्मिंदा हुई औरत महिला कि मैंने उसको फिर मैं जब दोबारा गई तो उसने फिर हमसे टीका लगवाया और लोगों को बताने लगी, देखो ये बहन जी सही कहती हैं, ये टीका लगवाना बहुत जरूरी है। तो मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक महिला ने मेरी बात, मेरी इमेज समझा, और देखो उस पे ऐसा हुआ तो इसने समझा कि यहाँ बीमारी क्या चीज है। बिल्कुल। और एक और मुझे अभी याद आ रही है कि एक और औरत थी, तो उसको मैं सर्वे कर रही थी उस वक्त जनरली। तो मैं सर्वे करते करते जब पहुंची उसके पास में, कभी आपके पास बच्चे के नहीं? बहन जी मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। तो हमने कहा कि एक बच्चा हुआ था, उसके बाद मतलब वो हो गया, उसके बाद नहीं हुआ है, अबॉर्शन हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनका कोई बात नहीं, आपका बच्चा होगा। और उसको मैंने उनका पूछा उसके बारे में कि महीना महीना आपका कैसा होता है, बोले ऐसा। तो हम उसको एक मालायन की टैबलेट दी आई थी, उनका इससे आप ये खाइए, आपका इससे क्लियर हो जाएगा और आपका प्रेगनेंसी हो सकती है। चांस की बात तो वो प्रेग्नेंट हो गई। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो टीका लगवाने के लिए मेरे पास सेंटर पे आई, क्योंकि हम लोगों को ये बोल देते थे हर गांव में जाकर के, जिसका बच्चा छूट रहा है वो मेरे पास में आके, इसी में सेंटर में बैठूंगी, वहां पे आप टीका लगवा लीजिए। अच्छा। ऐसे आप सबसे बोल भी आते थे कि ये स्थान है यहाँ, वहां पे आप मेरे पास आओगी तो और अच्छे से सुरक्षित टीका लगेगा, बढ़िया टीका लगेगा। तो वो लोग, कुछ लोग आ आती थी मान करके, हाँ चलो वहां पहुंचे, फिर मेरे पास लोग आने भी लगे। तो फिर आई वो महिला आई और बड़े उससे बोली, बहन जी नमस्ते। हमने कहा नमस्ते, तो आपने मुझे पहचाना नहीं? हमने कहा नहीं, मैं वही हूँ जो आप मुझसे बोल के आई थी, आप दवाई दे के आई थी, आप मेरे टिटनेस का टीका लगा दो। मुझे हम्म। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा थैंक गॉड, ऐसी मेरे सबके लिए खुशियां बरकरार रखे तो मैं कितनी, जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। माधुरी जी, आपने जाने कितनों का जीवन भी धन्य कर दिया है अपनी इस मेहनत की वजह से ही। चलते चलते आखिरी सवाल, देश की महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने जिंदगी में आगे बढ़कर अपने लक्ष्य के लिए काम किया, उसे हासिल किया। महिलाओं को आप उत्साह के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी एक जंग है, जंग में कभी हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। यही मेरा एक, हमारी जिम्मेदारी है, यही मेरी एक ताकत है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अभी भी समाज सेवा का भाव आप में बखूबी जिंदा है। आप इसी तरीके से अपने काम में लगी रहें, यही शुभकामनाएं हमारी ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, लेकिन आपके ईमेल्स हमें लगातार मिलते रहते हैं, जिनके जवाब भी हम आपको देते रहते हैं। तो आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ये एपिसोड तेजस्विनी का आपको कैसे लगा? आप हमारे साथ अपने विचार, अपने एहसास जरूर साझा करिएगा। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।